हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉम्पिटेटिव गाइडर में। कॉम्पिटेटिव गाइडर चैनल के माध्यम से हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास देख रहे हैं, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का लिखा गया पुस्तक है, जिसमें आज हम लोग देखेंगे काल विभाग को लेकर। पिछले वाले वीडियो में हम लोग इसके भूमिका को देखे थे, तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो पहले वाले वीडियो को देखें, वहां से आपको इस पुस्तक की भूमिका मिल जाएगी। आज हम लोग यहाँ से काल विभाग को देखेंगे। जो इस सीरीज में हम लोग संपूर्ण किताब जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास है, उसका संपूर्ण विश्लेषण देख रहे हैं। प्रत्येक पंक्ति बाय पंक्ति, लाइन बाय लाइन इसको देख रहे हैं। तो आप लोग चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे साथियों, आज के वीडियो में सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे वह सबसे पहले इसके कुछ पॉइंट्स देख लेंगे। संशोधित और प्रवर्धित संस्करण के शब्द में दो बातें देखेंगे। तो आइए बात करते हैं। कहता है, कई संस्करणों के उपरांत इस पुस्तक के परिमार्जन का पहला अवसर मिला। इसमें कुछ आवश्यक संशोधन के अतिरिक्त बहुत सी बातें बढ़ानी पड़ी। एक कौन बोल रहे हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी बोल रहे हैं कि आदि काल के भीतर, देखिए यहाँ पे प्यारे साथियों, आदि काल से लेकर कुछ बात कही गई है। जो आदि काल है ना, उससे लेकर कि आदि काल के भीतर ब्रज यानी सिद्धों और नाथपंथी योगियों की परंपराओं का कुछ विस्तार के साथ वर्णन यह दिखाने के लिए करना पड़ा है कि कबीर द्वारा प्रवर्तित निर्गुण संत मत के प्रचार के लिए किस प्रकार उन्होंने पहले से रास्ता तैयार कर दिया था। यानी कहा जाए तो यहाँ पे यह बताने की कोशिश किया गया है कि जो कबीर थे, ये निर्गुण संत मत का प्रचार इन्होंने किया, तो इन्होंने पहले रास्ता कैसे तैयार कर दिया था। तो इस चीज को इसमें बताया गया आदिकाल के अंतर्गत। दूसरा उद्देश्य तो यह था कि यह स्पष्ट करने का भी था कि सिद्धों और योगियों की रचनाएं साहित्य कोटि में आती है और युग धारा काव्य या साहित्य की कोई धारा नहीं मानी जा सकती है। यानी कहने का मतलब यहाँ पे एक उद्देश्य यह रहा कि जो सिद्ध और योगियों थे, उनकी जो रचनाएं थी वह साहित्य कोटि में आती है या नहीं आती है, युग धारा काव्य में आता है या साहित्य की कोई धारा में नहीं मानी जा सकती। ये चीज को यहाँ पे बताने के लिए यहाँ पे आदिकाल के अंदर कुछ बातें चेंजिंग करनी पड़ी, कुछ बातें बढ़ानी पड़ी, संशोधन करनी पड़ी। आगे बढ़ी तो भक्ति काल को लेकर भी इसमें संशोधन किया गया है। कहा गया कि भक्ति काल के अंतर्गत स्वामी रामानंद और नामदेव पर विशेष रूप से विचार किया गया है। ध्यान रखेंगे, जो भक्ति काल रहा इसमें दो लोगों पर विशेष रूप से विचार किया गया है। एक तो स्वामी रामानंद और दूसरा नामदेव पर विशेष विचार किया गया है, क्योंकि उनके संबंध में अनेक प्रकार की बातें प्रचलित थी। उनको लेकर विशेष रूप से विचार किया गया, रामानंद और नामदेव के लोग लेकर। आगे बढ़िए तो रीति काल में सामान्य परिचय में हिंदी के अलंकार ग्रंथों की परंपरा के उद्गम और विकास के कुछ विस्तार के साथ भी दिखाया गया है। घनानंद आदि कुछ मुख्य कवियों को आलोचनात्मक परिचय भी विशेष रूप से मिलेगा। आगे भी देखेंगे आप लोग, एक धनानंद के बारे में भी देखेंगे। तो आगे बढ़ेंगे तो आधुनिक काल में भी कुछ चेंजिंग करनी पड़ी। तो आइए बात कर लेते हैं कि आधुनिक काल के भीतर खड़ी बोली के गद्य का इतिहास, इधर उधर जो कुछ सामग्री मिली है उसकी दृष्टि से एक नए रूप में सामने लाया गया है। हिंदी के मार्ग में जो विलक्षण बाधाएं पड़ी है उनका भी सविस्तार उल्लेख है। पिछले संस्करणों में वर्तमान अर्थात आजकल चलते हुए साहित्य की मुख्य प्रवृत्तियों का संकेत मात्र करके छोड़ दिया गया था। इस संस्करण में समसामयिक साहित्य का अब तक का आलोचनात्मक विवरण दे दिया गया है, जिससे आज तक के साहित्य की गतिविधि का पूरा परिचय प्राप्त होगा। आशा है कि संशोधित और प्रवर्धित रूप से यह इतिहास विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध होगा। यानी ये जो लिखे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है कि किस तरीके से इन्होंने संशोधन किया है। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं काल विभाग को लेकर। तो आइए काल विभाग को लेकर बात करेंगे। तो इसमें बताया गया कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यानी किसी भी देश का जो साहित्य होता है वह जनता का जो मन होता है उसके वृद्धि को लेकर प्रतिबिंबित करता है, यानी उसको लेकर वह अपनी छाया को बरकरार करता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के रूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। यानी जब जनता की चित्तवृत्ति में जब परिवर्तन होगा तो उसके साथ साथ किस चीज में भी परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा, उसके साहित्य में भी परिवर्तन होता शुरू हो जाएगा। और आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। अब याद रखेंगे ये वाले पॉइंट्स को कि आदि से अंत तक की
इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से आपके लिए बन सकता है। आगे बढ़ेंगे तो कहता है कि जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। अतः कारण स्वरूप इन परिस्थितियों का किंचित दीर्घदर्शन भी साथ ही साथ आवश्यक होता है। इस दृष्टि से हिंदी साहित्य का विवेचन करके यह बात ध्यान में रखनी होगी कि किसी विशेष समय में लोगों के रुचि विशेष का संचार और पोषण किधर से और किस प्रकार हुआ, उपयुक्त व्यवस्था के अनुसार हम हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को चार कालों में विभक्त कर सकते हैं। तो आइए हम लोग बात करेंगे चार काल में किस तरीके से विभक्त किया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो विभक्त किया गया वो आदि काल को लेकर विभक्त किया गया, जिसे वीरगाथा काल भी कहा जाता है। इसका जो संवत दिया गया वह 1050 से 1375। ध्यान रखेंगे ये आदि काल की है, 1050 से 1375। वही पूर्व मध्यकाल की बात करें जिसे भक्ति काल हम लोग कहते हैं, ये 1375 से 1700 है। उत्तर मध्यकाल जिसको रीति काल कहा जाता है, ये संवत 1700 से लेकर 1900 है। और आधुनिक काल की बात करें जिसे हम लोग गद्य काल कहते हैं, इसका जो संवत रहा वह 1900 से 1984 ईस्वी तक इसका समय अवधि रहा है। तो आप ध्यान रखेंगे ये चारों इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यद्यपि इन कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार ही इनका नामकरण किया गया है, पर यह न समझना चाहिए कि किसी विशेष काल में और किस प्रकार की रचनाएं होती ही नहीं थी। जैसे भक्ति काल या रीति काल को ले लें तो उसमें वीर रस के अनेक काव्य मिलेंगे, जिनमें वीर राजाओं की प्रशंसा उसी ढंग की होगी जिस ढंग की वीरगाथा काल में हुई थी। आप ध्यान रखेंगे कि कैसे भक्ति काल को लेकर हुआ, कैसे रीति काल को लेकर हुआ। तो अगर वीर रस की बात करें तो वीर रस की जो काव्य मिलेगा वह राजाओं की प्रशंसा को लेकर मिलेगा और वह उसी ढंग के मिलेगा जो वीरगाथा काल में हुआ था। अतः प्रत्येक काल का वर्णन इसी प्रणाली पर किया जाएगा कि पहले तो उक्त काल की विशेष प्रवृत्ति सूचक उन राजाओं का वर्णन होगा जो उस काल के प्रकार। अतः प्रत्येक काल का वर्णन इसी प्रणाली पर किया जाएगा कि पहले तो उक्त काल की विशेष प्रवृत्ति सूचक उन रचनाओं का वर्णन होगा जो उस काल के लक्षण के अंतर्गत होंगी। पीछे संक्षेप में उनके अतिरिक्त और प्रकार की ध्यान देने योग्य रचनाओं का भी उल्लेख होगा। तो ये सभी चीज उनके अनुसार होगा जो उस काल में हुआ था। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्यारे साथियों आदिकाल प्रकरण। जी हाँ, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आदिकाल प्रकरण फर्स्ट, सामान्य परिचय। तो प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। आप लोग ध्यान रखेंगे, ये वाले पूरे पॉइंट्स को आप लोग नोट करेंगे कि अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, ध्यान रखेंगे ये भी कि गाथा कहने से किसका बोध होता था, प्राकृत का बोध होता था। वैसे ही दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। अपभ्रंश या प्राकृत भाष हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों के सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। ध्यान रखेंगे, विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। मुंज और भोज के समय संवत 1050 के लगभग तो ऐसी अपभ्रंश या पुराने हिंदी का पूरा प्रचार शुद्ध साहित्य एवं या काव्य रचनाओं में भी पाया जाता है। ध्यान रखेंगे यह किस चीज में पाया गया है, तो ये पुराना हिंदी और शुद्ध साहित्य के रूप में भी ये पाया गया है रचनाओं के रूप में। अतः हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर 1375 तक अर्थात महाराज भोजराज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। आप ध्यान रखेंगे, ये वाले पॉइंट्स को नोट करेंगे कि हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से 1375 तक अर्थात महाराज भोजराज के समय से लेकर हमीर देव के समय तक के पीछे जो समय रहा उसको माना जा सकता है। यद्यपि जनश्रुति इस काल का आरंभ और पीछे ले जा सकती है और संवत 770 के भोज के पूर्व पुरुष राजा मान के सभासद पुष्य नामक किसी बंदीजन के दोहों में एक अलंकार ग्रंथ लिखना बताती है। देव सिंह सरोज पर इसी
कहीं कहीं कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। अलंकार ग्रंथ बताती है और इस पर कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। आदिकाल की इस दीर्घ परंपरा के बीच प्रथम 150 वर्ष के भीतर तो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता है। यह भी आपको ध्यान रखना है कि दीर्घ परंपरा के बीच में जो प्रथम 150 वर्ष के भीतर रहा उसमें रचना की कोई विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता है। उसमें धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती है। ध्यान रखेंगे ये सभी जो मिलेंगी आदिकाल में ये दोहों के रूप में मिलती हैं। और इस अन्य दृष्टि लोक प्रवृत्ति के उपरांत जब वे मुसलमान की चढ़ाइयों का प्रारंभ होता है तब से हम हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति एक विशेष रूप में बंधती हुई पाते हैं। ध्यान रखेंगे कब से, ये मुसलमानों की जैसे जैसे चढ़ाई बढ़ने लगती है या प्रारंभ शुरू हो जाते हैं उस समय से जो हिंदी साहित्य है एक अपना रूप में, एक विशेष रूप में यह बंधती हुई चली जाती है। और राज आश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति, श्रृंगार आदि के फुटकल दोहो राजसभाओं में सुनाया करते थे उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रम पूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। यही में कहा गया है कि यह प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है। यह जो प्रबंध परंपरा है इसको कौन से नाम से जानी जाती है, तो रासों के नाम से पाई जाती है, जिसके लक्ष्य करके इस काल को हमने वीरगाथा काल कहा है। यानी वीरगाथा काल क्यों कहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, क्योंकि इस समय में जो राजाओं के परंपरा थे उनको। तो देखिए यहाँ से कहा गया कि दूसरी बात इस आदिकाल के संबंध में ध्यान देने की यह है कि इस काल की जो साहित्यिक सामग्री प्राप्त है उसमें कुछ तो असंदिग्ध है और कुछ संदिग्ध है। असंदिग्ध सामग्री जो कुछ प्राप्त है उसकी भाषा अपभ्रंश अर्थात प्राकृत भाषा, प्राकृतिक की रूढ़ियों में बहुत कुछ बद्ध यानी हिंदी है। और इस अपभ्रंश या प्राकृत भाषा हिंदी का अभिप्राय यह है कि उस समय की ठीक बोलचाल की भाषा नहीं है। आप ध्यान रखोगे ये सभी चीजों को आपको नोट कर लेने हैं ताकि आप जैसे ही इसका रिवीजन करो तो आप इसको अच्छे से एक दो बार जरूर देखो। फिर यह भी कहा गया कि जिस समय की इसकी रचनाएं मिलती है यह उस समय की कवियों की भाषा है। कवियों ने काव्य परंपरा के अनुसार साहित्यिक प्राकृत के पुराने शब्द तो लिए ही हैं, जैसे पीछे की हिंदी में तत्सम संस्कृत शब्द लिए जाने लगे। विभक्तियां, कारक चिन्ह और क्रियाओं के रूप आदि भी बहुत कुछ अपने समय से कई सौ वर्ष पुराने रखे हैं। बोलचाल की भाषा घिस घिसाकर बिल्कुल आगे बढ़ेंगे तो बिल्कुल जिस रूप में आ गई थी सारा वही रूप न लेकर कवि और चारण आदि भाषा का बहुत कुछ वह रूप में व्यवहार रूप में लाते हैं जो उनसे कई सौ वर्ष पहले के कवि परंपरा रखती चली आती थी। यानी इसमें यह चीज को देखने को मिला कि इस समय की जो भाषाएं थी, इस समय की जो रचनाएं थी, उस समय के कवियों की अपनी भाषा थी। यानी उस समय के कवि इस भाषा को अपने लिए उपयोग करते थे, अपने बोलचाल के लिए यह उपयोग करते थे। और कुल मिलाकर बात करें तो इस समय में विभक्ति ये सभी चीजों को यहाँ पे उपयोग में लिया जाने लगा था। विभक्ति, कारक चिन्ह, क्रियाओं ये सभी पुराने देखे जाते हैं, कई सौ वर्ष पुराने भी हैं। तो आगे बढ़ेंगे तो कहता है कि अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही। विक्रम की 14वीं शताब्दी के मध्य में एक और तो पुरानी परंपरा के कोई कवि संभवतः सारंगधार हमीर की वीरता का वर्णन ऐसी भाषा में कर रहे थे। जैसे यहाँ देख सकते हैं कुछ एग्जाम्पल के रूप में कि चलई वीर हमीर पा भर मोइनी कंपई दिगमन अंधार धुली सुररह अच्छा छई। ये सभी चीज को आप देख सकते हैं जो ऐसी भाषा में कर रहे थे। दूसरी ओर खुसरो मियाँ दिल्ली में बैठे ऐसी बोलचाल की भाषा में पहेलियां और मुकरियां कह रहे थे। एक नार ने अचरज किया सांप मार पिंजरे में दिया। ये सभी यहाँ पे कर रहे थे पहेलियां के रूप में और मुकरियों के रूप में कौन, अमीर खुसरो जी। इसी प्रकार 15वीं शताब्दी में एक और तो विद्यापति बोलचाल की मैथिली के अतिरिक्त इस प्रकार की प्राकृताभास
पुरानी काव्य भाषा भी बनते रहे, जिनमें देख सकते हैं बालचंद बीजवाज वही बालचंद बिजवा वही भाषा भाषा दुही नहीं घय दुज्जन हासा। और दूसरी ओर कबीर अपनी अटपटी बानी इस बोली में सुना रहे थे। अगिन जो लागी नीर में कंदो जलिया जलिया झारी, उत्तर दक्षिण के पंडिता रहे बिचारी बिचारी। ये कौन कह रहे थे? ये कबीरदास जी अपने अटपटी भाषा में बोल रहे थे। सारांश यह कि अपभ्रंश की यह परंपरा विक्रम की 15वीं शताब्दी के मध्य तक चलती रही। एक ही कवि विद्यापति ने दो प्रकार की भाषा का व्यवहार किया। एक तो उन्होंने है पुरानी अपभ्रंश भाषा का, और दूसरा बोलचाल की देसी भाषा का। आप ध्यान रखोगे, ये विद्यापति दो प्रकार के भाषाओं का व्यवहार कर रहे थे। इन दोनों भाषाओं का भेद विद्यापति ने स्पष्ट रूप से सूचित किया है। देसिल बैना सब जन मीठा ते तैसन जपो और हट्ठा। ये आप लोग याद रखेंगे प्यारे दोस्तों, क्योंकि ये कई बार पूछा जा चुका है कि देसिल बैना सब जन मीठा ते तैसन जपो और हट्ठा ये किनकी है। तो ये ध्यान रखेंगे, यह जो पंक्ति है ये विद्यापति जी की है। अर्थात इसका कहने का मतलब यह है कि देसी भाषा बोलचाल की भाषा सबको मीठी लगती है, इससे वैसा ही अपभ्रंश देसी भाषा मिला हुआ है। मैं कहता हूँ विद्यापति ने अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को देसी भाषा कहा है। अतः हम भी इसी अर्थ में इस शब्द का प्रयोग कहीं कहीं आवश्यकता अनुसार करेंगे। इस आदिकाल के प्रकरण में पहले हम अपभ्रंश की रचनाओं का संक्षिप्त उल्लेख करके तब देसी भाषा की रचनाओं का वर्णन करेंगे। तो प्यारे साथियों, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगले सीरीज में आगे की ओर बढ़ेंगे। तब तक के लिए चैनल पे बने रहने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। कल हम लोग जो देखने वाले हैं उसमें हम लोग देखेंगे कि आदिकाल प्रकरण का अपभ्रंश काव्य। जी हाँ, हम लोग कल देखेंगे आदिकाल प्रकरण की अपभ्रंश काल। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो में।